नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के ऊपर। हैंडीकैप लोगों को किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है और क्या क्या खामियां हैं रिजर्वेशन में। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो PWD रिजर्वेशन है, जो दिव्यांगजनों का आरक्षण है, वो है 4%। यानी कि इसमें 4 कैटेगरीज हैं दोस्तों। OH कैटेगरी, ओएच को ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, क्या LD कैटेगरी, इसको ही LD बोलते हैं दोस्तों, यही LD है। VI विजुअली हैंडीकैप, और HH हेयरिंग हैंडीकैप, और MD यानी कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। इन दोनों में से कोई भी OH प्लस VI अगर आपकी प्रॉब्लम है तो MD कैटेगरी में आएगा, VI प्लस HH है तो MD कैटेगरी में आएगा, या OH या HH दोनों मिल करके हैं तो आप MD कैटेगरी में आओगे। अब ये 4% इन चारों कैटेगरीज में 1-1% में बटा हुआ है। 1% OH का, 1% VI का, 1% आपका HH का, और 1% आपका MD का। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 4% आरक्षण है। अब ये 4% किस तरीके से है, मान लीजिए आपकी टोटल कोई भी एग्ज़ाम है, आपका कोई गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज आती है, उसमें सपोज करो 200 वैकेंसीज आती हैं, तो दोस्तों वो 4% के हिसाब से आएंगी। यानी कि आपकी 50-50 वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। 50 OH में, 50 VI में, 50 HH में, 50 MD में। अब ये कई बार इस तरीके से डायरेक्टली सीधी सीधे 50-50 नहीं आती, यहाँ OH में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, VI में ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर कई बार HH में मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 4% आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ी सी वैकेंसीज, यहाँ पर 53 दिखने को मिल जाए, तो यहाँ पर आपकी हो सकता है 47 वैकेंसीज आ जाए। तो इस तरीके से वैकेंसीज तो कम या ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, लेकिन 4% आपकी वैकेंसीज इसमें आती हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है फ़िलहाल वो किस कैटेगरी में है, वो है OH कैटेगरीज में। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, यानी कि जो भी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है कोई भी, वो सब लोग, जैसे किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, यानी कि वन हैंड में प्रॉब्लम है, बोथ हैंड में प्रॉब्लम है, वन लेग में प्रॉब्लम है, बोथ लेग में प्रॉब्लम है, OL 1A BAL यानी कि एक आर्म में एक एग, दोनों आर्म में वन लेग में, या दोनों आर्म दोनों लेग में, इस तरीके से ये सब तो इसमें हो ही गई। इसके अलावा जैसे ड्वार्फिज्म है, ड्वार्फिज्म भी इसी में आ जाते हैं, बौनेपन वाली, एसिड अटैक इसी में आ जाती हैं, ठीक है। AAV LC जो, ठीक है, जो काफ़ी सारी ल्यूकोपेरेसी होती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। जो कुबड़ेपन वाली समस्या होती हैं वो सब, मतलब इसमें तमाम मिलाकर के 20-25 कैटेगरीज इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। 1% रिजर्वेशन है और इसी में कम से कम 20 कैटेगरीज इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान है OH कैटेगरी को। दूसरा जो कंपटीशन है वो VI कैटेगरीज में है। VI में इस वजह से थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये लोग लेकर के जाते हैं स्क्राइब तो हालांकि OH कैटेगरीज में भी लेकर के जाते हैं, लेकिन VI में ज़्यादा स्क्राइब का यूज़ करते हैं। जो ब्लाइंड पर्सन है वो लोग स्क्राइब को लेकर के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ी सी VI में भी ज़्यादा रहती है। सब जो ठीक है, 1% जो आरक्षण है HH कैटेगरी और MD कैटेगरी के लिए, ये ठीक है। इनके हिसाब से आरक्षण जो है वो 1% ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें चेंजेस की, तो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। एक तो ये आरक्षण करीबन करीबन 10% होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 10% आरक्षण ये होना चाहिए, जिस हिसाब से अब दिव्यांगजनों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंटल केस भी आते हैं, तो उनमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है, हड्डी में प्रॉब्लम होती है, तो वो OH कैटेगरीज में। OH कैटेगरीज का तो जाहिर सी बात है बढ़ना चाहिए, VI का भी बढ़ना चाहिए थोड़ा सा, और HH का भी 2-3% इन लोगों का भी होना चाहिए, MD और HH का भी, क्योंकि MD की संख्या भी अब बढ़ने लग रही है धीरे धीरे। जब से MD कैटेगरीज बनी थी तो इस हिसाब से अब धीरे धीरे MD कैटेगरीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, नुकसान, बहुत सारे नुकसान हैं। पहले क्या था, जब ये आपका रिजर्वेशन बनाया गया था, उस टाइम पर जो काम होता था, यानी किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में, कोई भी काम था, क्लर्क का काम था, बाबू का काम था, वो सब काम कैसे होते थे, हैंड से काम होते थे। लेकिन अब काम जो है वो कैसे होते हैं, अब कंप्यूटर पर काम होते हैं। तो जो टाइपिंग है, अब टाइपिंग काफ़ी एग्ज़ाम्स में नेसेसरी कर दी है, ठीक है दोस्तों, टाइपिंग ज़रूरी कर दी है। तो उसमें जो वन आर्म वाले प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट हैं, जो बोथ आर्म प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है।
क्योंकि उस टाइम पर तो इन चीज़ों को देखा नहीं गया था कि कंप्यूटर पे भी होगा, इनको टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन चीज़ों की टाइपिंग की ज़रूरत पड़ चुकी है, और जब तक कुछ ना कुछ इसके ऊपर कोई भी जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उसमें जाकर के चर्चा नहीं की जाएगी तो नुकसान होता रहेगा इन लोगों को। खास करके काफ़ी नुकसान इन लोगों को हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्सन नहीं दे रहे हैं, उस कारण से भी एग्जाम्सन नहीं मिल पा रही। कुछ ही अगर एग्जाम्सन मिल भी रही है, मान लीजिए सीजीएल में एग्जाम्सन मिल रही है, तो कितनी वैकेंसीज़, काफ़ी कम वैकेंसीज़ हो जाती हैं, उनके आधे से ज़्यादा वैकेंसीज़ में बाहर हो जाते हैं वो एग्जाम्सन को लेकर के। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, काफ़ी जगह बोथ लैग की वैकेंसीज़ आती थी, और बोथ लैग वालों के लिए भी नुकसान हो रहा है। बोथ लैग को वैकेंसीज नहीं देते। जैसे रेलवे में पहले क्या था, बोथ लैग ग्रुप डी में भी था, और बाकी वन आर्म भी था ग्रुप डी में भी। अब इन लोगों को भी बाहर कर रहे हैं, और बोथ लैग की वैकेंसीज बहुत कम हो चुकी है, तो बोथ लैग वालों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जबकि बोथ लैग वाला प्रॉपरली काम कर सकता है, ठीक है, तो बोथ लैग को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें हो रही हैं बोथ लैग वालों को। वन आर्म और बोथ लैग, ये दोनों जो लैग और आर्म हैं दोनों दोस्तों, वन जो आर्म है, ठीक है, जो आपकी आर्म की प्रॉब्लम है, भुजा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, और साथ में जो लैग वाले कैंडिडेट हैं, इन दोनों कैंडिडेट को की अलग अलग कैटेगरीज बनानी चाहिए। इनको एक दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। अब ओएच को दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी अलग अलग कैटेगरी, देखिए यार, जो आर्म से प्रॉब्लम है जिन लोगों को, उनकी एक अलग समस्या है, अपनी समस्या तो उन लोगों को भी है, जो बहुत लैग है वो समस्या उन लोगों की भी है। तो दोनों की समस्या है, अपनी अलग अलग समस्या है, तो उनको एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब वो लोग टाइपिंग, ये लैग वाले हैं, ये टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चलने फिरने वाला वर्क नहीं कर सकते। आर्म वाले को प्रॉब्लम है, ये जो है अपना चलना फिरने का काम कर सकते हैं, वन आर्म से काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी रेलवे टेक्नीशियन में क्या करना था, वन आर्म की तो देनी थी, ठीक है। बोथ आर्म वाले भी ठीक है, उनको भी आर्म, बोथ आर्म मतलब इसी में आ गया, बोथ लेग वन लेग इसी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इन दोनों को पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लो 20 वैकेंसीज बोथ लैग वालों की, तो 20 वैकेंसीज मतलब लैग वालों की है, उसमें वन लैग बोथ लैग दोनों ही, और 20 वैकेंसीज जो है आपकी आर्म वालों की आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। वही बात करें एचएच कैटेगरीज़ का, तो ठीक है, एमडी कैटेगरीज़ में भी ठीक ही है ये, अभी तो ठीक है, लेकिन एमडी कैटेगरीज़ में आगे चल करके कहीं ना कहीं में भी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी हद तक एमडी कैटेगरीज़ में भी लगातार जिस तरीके से मेरे पास कमेंट आते हैं, एमडी कैटेगरीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है। हाँ, एचएच कैटेगरीज़ में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, एचएच कैटेगरीज़ ठीक है, एचएच कैटेगरीज़ में बिल्कुल ठीक है ये। हाँ, टाइपिंग भी कर सकते हैं, जो भी इनका मतलब इनका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और अभी तो ठीक है दोस्तों। तो एमडी कैटेगरीज़ में वीआई की अगर थोड़ी बात करें, वीआई कैटेगरीज़ में भी वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें जो 40% वाले हैं और अदर वाले हैं, इनका कुछ जो स्क्राइब ले सकते हैं और नहीं ले सकते, इसमें भी कुछ ऐसा प्रावधान है, तो इन लोगों के ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए सरकार को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी चेंजेस होने चाहिए, रिजर्वेशन को बढ़ना चाहिए। अब उस टाइम पर काफ़ी कम लोग थे जो कि एजुकेटेड होते थे, अब आजकल दिव्यांगजन सभी लोग ऑनलाइन का ज़माना है, तो सब पढ़ लेते हैं। पहले क्या था, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते थे, इस वजह से इतना कंपटीशन नहीं था। अब हर कोई शिक्षा की तरफ है, शिक्षा ले रहा है, कैसी भी किसी को समस्या हो, दिव्यांगजन घर बैठ करके आराम से पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो आरक्षण है ये बढ़ना चाहिए दिव्यांगजनों का, ठीक है दोस्तों। और चेंजेस की मैंने बात ही कर ली है। अब जितने भी लोग चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपनी कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगता है, कैसी राय है, आप अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।